नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है सोमवार और डेट है नवंबर 27, 2023। तो बिना ज़्यादा देरी करे शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप अपनी डिवाइस के ऊपर पा सकें। अब शुरू करते हैं फ्रंट पेज के साथ। तो पहले फ्रंट पेज से हम देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलवेज एक्टेड एज पीपल्स कोर्ट सेज CJI ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और इसी उपलक्ष्य पर भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ एक सभा में मौजूद थे, जहां पर इन्होंने अपना भाषण दिया इस दिन के अवसर पर, संविधान दिवस के अवसर पर। अब यहां पर हमें देखने को मिला कि सुप्रीम कोर्ट के जो CJI थे उनका कहना था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमेशा लोगों की कोर्ट बनी रही है। अगर हम पास्ट उठाकर देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं जो बहुत छोटे तबके से आते थे सोसाइटी के, उसके बाद भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाकर जस्टिस मिला है। तो यहां पर जो CJI है ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा अपना दायित्व निभाती रहेगी एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो भारत के अंदर है वो संविधान द्वारा स्थापित एक बॉडी है जिसका मूल काम ही है लोगों के राइट्स की रक्षा करना, साथ ही साथ संविधान की रक्षा करना और लोगों को जस्टिस दिलाना। ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ दायित्व हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट बखूबी निभा रही है, ये कहना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का। इसके बाद आप एक और चीज यहां पर देख सकते हैं कि भारत की प्रेसिडेंट जो है द्रौपदी मुर्मू, तो द्रौपदी मुर्मू की तरफ से एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज शुरू कर देनी चाहिए। ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस ये एक बहुत पुराना मुद्दा है और हम इसे कवर करने जा रहे हैं आज के न्यूज़पेपर में, तो हमारे साथ बने रहिए। आगे आएगा पेज नंबर 12 पे, तब हम इसे कवर करेंगे। अगली खबर आप देख सकते हैं, ऑन डे 15 एट सिलक्यारा रेस्क्यूअर्स सेट ए 100-hour वर्टिकल ड्रिलिंग टारगेट। तो जो हमारे साथ न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं उन्हें मैंने बता रखा है कि दिवाली का जब दिन था, जब हम सब दिवाली मना रहे थे, उसी टाइम पर उत्तराखंड में देखने को मिला कि सिलक्यारा नामक एक जो टनल बनाई जा रही थी जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है उत्तराखंड में, वहां पर भूस्खलन हो गया और बहुत जो मलबा था पहाड़ का वो आकर टनल के अंदर गिर गया, जिसकी वजह से जो रास्ता था टनल से बाहर निकलने का वो ब्लॉक हो गया। अब वहां पर अंदर क्या हुआ कि 41 वर्कर्स जो मजदूर थे वो भी वहां पर फंस गए। इसके बाद अब उन्हें निकालने की जद्दोजहद करीबन पिछले 15 दिनों से चल रही है। आज 16वां दिन है और अभी तक उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सका है। कारण क्या है नहीं निकाले जा सकने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि जो पहाड़ गिरा है वो पहाड़ अपने साथ पत्थर लेकर आया है, बड़ी बड़ी चट्टानें वहां पर पहुंच गई हैं टनल के अंदर, साथ ही साथ जो अंडर कंस्ट्रक्शन मलबा था जिसमें सरिया वगैरह सब इंक्लूड होता है वो सब जाल वहां पर पहुंच गया है। तो इसे काटने के लिए हॉरिजॉन्टल, आप समझ लीजिए हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग क्या होती है कि हम जो पृथ्वी का ग्राउंड लेवल है उसके पैरेलल हम खुदाई करेंगे तो इसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल, और अगर हम नीचे की तरफ खुदाई करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ तो इसे हम कहेंगे वर्टिकल। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कराई जा रही थी ऑगर मशीन के द्वारा, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में बनाई जाने वाली मशीन है। अब जब लास्ट कुछ मीटर्स बचे थे वहां पर देखने को मिला कि एक बहुत बड़ा सरियों का जाल आकर फंस गया उस मशीन के ब्लेड्स में, जिसकी वजह से मशीन उसे काट नहीं पाई और वहां पर ब्लेड टूट गया ऑगर मशीन का। तो जो हॉरिजॉन्टल तरीका था ड्रिलिंग का यहां पर उसे रोकना पड़ा, जिसके बाद अब वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी शुरू की गई और कल करीबन 19.5 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग कर ली गई है। आपको यहाँ ये देख सकते हैं, ये मान लीजिए पहाड़ है, ये यहाँ पर टनल है। अब ये ऐसे वर्टिकल ड्रिलिंग का मतलब है हम ऊपर से खोद के यहाँ टनल की छत पर पहुंचेंगे और यहाँ हम पाइप लगा देंगे पूरे में, और इन पाइप के थ्रू, रस्सी के थ्रू जो वर्कर्स हैं उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। ये आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो मशीन चल रही है इस मशीन को कहते हैं अर्थ बोरिंग मशीन। आपने ये मशीन देखी होगी, ये ड्रिलिंग के काम पर आती है। अब टोटल जो ड्रिलिंग करनी है वो करनी है 86 मीटर की ड्रिलिंग, और आप देख चुके हैं कि जब ये न्यूज़पेपर छपा था आज सुबह 4 बजे के करीबन तक, तो यहाँ पर 19.5 मीटर की ड्रिलिंग ऑलरेडी कर ली गई है। इतनी ड्रिलिंग बची है, तो ये काम करीबन 100 घंटे और लगेंगे, ये बताया जा रहा है। ये इससे न्यूज़ से था। आगे हम चलते हैं, सेंटर डायरेक्ट्स स्टेट गवर्नमेंट्स टू क्लोजली मॉनिटर केसेस ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस। ये चाइना से रिलेटेड एक न्यूज़ है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि चाइना में चल क्या रहा है। तो नॉर्थ पार्ट में चाइना में एक नई बीमारी देखने को मिली है और ये बीमारी जो है ये बच्चों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। इसमें हो क्या रहा है कि बच्चों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ आ रही है। इसे हम
इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस कह सकते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। या दूसरा इसकी वजह हो सकती है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस। ये दो तरीके जो हैं इनकी वजह से ये बीमारी हो सकती है। मतलब क्या है पहली वाली का कि इन्फ्लुएंजा जैसी कोई बीमारी, या दूसरी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस। अब आपको समझना है कि इन दोनों बीमारियों में होता क्या है कि एक पहली बीमारी में तो फ्लू जैसी सिचुएशन आ जाती है, जैसे जुकाम आपको हो गया है, फ्लू जैसे आपको लग गया है, और दूसरी वाली बीमारी में आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहां पर देखने को मिला है चाइना के अंदर कि बच्चों को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और क्या है ये बीमारी, कौन सी बीमारी है, इस चीज़ का अभी तक पता नहीं लग पाया है साफ साफ, जिसे लेकर भारत भी सतर्क है। और भारत की जो केंद्र की सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री है, इसने राज्यों को आदेश दिया है, निर्देश दिया है कि वो कोई भी अगर केस आता है, कोई भी बच्चे आते हैं या कोई वयस्क भी पहुंचता है जो रेस्पिरेटरी इलनेस सांस लेने की बीमारी से पीड़ित है, तो उसको मॉनिटर किया जाए क्लोजली, और जो भी उसका डाटा हो, उसके जो भी सैंपल्स कलेक्ट किए जाएं, उन्हें साझा किया जाए इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोजेक्ट के साथ। अब आपको एक चीज देखनी है, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोजेक्ट क्या है, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूं। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोजेक्ट कैसे हम समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये केंद्र है और यहाँ पे बहुत सारी यूनिट्स हैं जिन्हें हम राज्य कहेंगे। अब मान लेते हैं कि ये जो यूनिट है इसके अंदर कोई बीमारी फैल गई है। अब जब इस यूनिट के अंदर बीमारी फैली हुई है तो जो जांच है, जो डाटा है, वो इसी यूनिट के पास अवेलेबल है। लेकिन अगर हम कोई ऐसा प्रावधान कर दें, ऐसा कोई तरीका खोज लें, टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन, जिससे सारा डाटा हर जगह कोई भी देख सकता है, केंद्र भी देख सकता है, यहाँ का डाटा और किसी का भी डाटा केंद्र भी देख सकता है, तो इससे फायदा क्या होगा कि हमें रियल टाइम डाटा मिल जाएगा। जैसे हम बिहार की बात करें कि बिहार में मान लेते हैं कोई बीमारी फैल गई, तो पंजाब में भी पता चल सकेगा कि हाँ ये बीमारी फैली हुई है, केंद्र को डायरेक्टली पता होगा कि हाँ ये बीमारी फैली हुई है। तो इसीलिए एक मैकेनिज्म बनाया गया जिसका नाम है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोजेक्ट। आपको एक चीज याद रखनी है कि ये रियल टाइम प्रोजेक्ट है। रियल टाइम मतलब ये लाइव चलता है और केसेस को लाइव अपडेट कर सकता है। जैसा कि आपने देखा था कि कोरोना के टाइम पर ये जो हमारा इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोजेक्ट है ये बहुत तेजी से लागू था, और जब आप नंबर्स वगैरह देखते थे कि कोरोना की कितनी वैक्सीन लग गई, यहाँ चढ़ गई, तो वो इसी के थ्रू हमें देखने को मिला है। अब ये सर्विलांस क्या है, सर्विलांस पर मोड पर जाने का मतलब क्या है कि अब भारत की जो मिनिस्ट्रीज हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री, साथ ही साथ राज्यों की जो हेल्थ मिनिस्ट्री हैं, उन्हें ये खुला निर्देश है कि उन्हें देखना है कि अगर कोई भी रेस्पिरेटरी इलनेस की डिजीज आती है तो उन्हें उस चीज को रजिस्टर करनी है अपने पास, और उसका जो डाटा है वो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोजेक्ट के अंदर अपडेट करना होगा। ये चीज बताई गई है। और साथ ही साथ बोला गया है कि आपको तैयार रहना है हॉस्पिटल बेड्स के साथ, ड्रग्स के साथ, मतलब दवाओं के साथ, वैक्सीन आपको तैयार रखनी है इन्फ्लुएंजा की, मेडिकल ऑक्सीजन आपको अवेलेबल रखना है, एंटीबायोटिक्स आपको अवेलेबल रखना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आपको तैयार रखने हैं, टेस्टिंग किट्स आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद फंक्शनिंग ऑक्सीजन प्लांट्स आपके पास होने चाहिए, वेंटिलेटर्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, वेंटिलेटर्स को चलाने वाले लोग अवेलेबल होने चाहिए। तो एक तरह से कोशिश है भारत की कि मान लेते हैं कि अगर ये जो डिजीज चल रही है ये यहाँ पर भारत में भी फैलती है तो हम पहले से ही प्रिपेयर्ड रहेंगे इस समस्या से लड़ने के लिए। अगला आप देख सकते हैं 26/11 विक्टिम्स को यहाँ श्रद्धांजलि दी जा रही है, और 26/11 टेररिस्ट अटैक्स हुआ था मुंबई में 2008 में, और इस साल 2023 में इसकी ये 15वीं एनिवर्सरी है। इसी को लेकर यहां पर आप ये पिक में देख सकते हैं। अब आपको एक चीज देखनी है कि 2008 के बाद से, जब से भारत के अंदर टेररिस्ट अटैक हुआ है, उसके बाद से नई एजेंसियों की घटना की गई है, इंटेलिजेंस एजेंसी की, और साथ ही साथ NIA के बारे में आपको देखना है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके बारे में आपको जरूर देखना है, जाकर पढ़ना है कि ये कब बनाई गई, इसका दायरा क्या है और क्यों बनाई गई है, ये चीजें आपको देखनी है। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आगे हम चलते हैं। ये एक एडिटोरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, आप यहां स्क्रीनशॉट इसका ले लें। मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि इस एडिटोरियल में आपको क्या मिलेगा। सबसे पहले बात शुरू करते हैं सिलक्यारा जो टनल की, जिसकी बात अभी हम करके आए हैं। ये बात करते हैं कि कैसे 41 मजदूर वहां पर फंस गए और क्यों बनाई जा रही है ये टनल। तो आपको समझना है कि 4 धाम प्रोजेक्ट जो बनाया जा रहा है, 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, उसी का ये पार्ट था सिलक्यारा टनल। अब यहाँ पर हमें देखने को मिला कि शुरू में जो मीडिया थी वो बहुत कम थी, उसके बाद जब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर पहुंचते हैं उत्तराखंड के, साथ ही साथ रोड मिनिस्टर पहुंचते हैं यूनियन गवर्नमेंट के, उसके बाद से मीडिया प्रेजेंस यहाँ पर बढ़ जाता है। अब ये स्टोरी, ये एडिटोरियल जो है इसे बिल्कुल चेंज कर देते हैं और यहाँ पर ये पहुंचते हैं एक ऐसी जगह पर, नैरेटिव्स पर, जहाँ पर ये बात करते हैं कि कैसे भारत के अंदर आज भी टीवी जो है वो दिखाई जाती है और लोग कितना टीवी देखते हैं। उसके बाद ये बात करते हैं कैसे जब नया युग आ गया है इसके अंदर हमें डिजिटल वर्ल्ड देखने को मिला है, जिसमें चीज़ें चेंज हो गई हैं और जो केबल टीवी का प्लेटफॉर्म था वो अब डाइवर्ट होकर OTT प्लेटफॉर्म्स की तरफ भी जा रहा है। साथ ही साथ यूट्यूब आप समझ सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल है।
इनका। अब आगे ये बात करते हैं कि कैसे सरकार, जैसे पहले प्रावधान रखे जाते थे जिसकी वजह से सरकार क्या करती थी, थोड़ा मीडिया के ऊपर भी कंट्रोल रख सके, थोड़ा प्रेस के ऊपर कंट्रोल रख सके, और क्या लोगों को दिखाया जाए इस चीज के ऊपर कंट्रोल रख सके। इन सब चीजों से रिलेटेड सरकार जो है वो लॉज लेकर आती है, और इन लॉज को लाने के बाद इनके अंदर अमेंडमेंट होने लगते हैं। और अब जब न्यू गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, और आप देख सकते हैं कि डिजिटल बूम पर चल रहा है इस वक्त, वर्ड डिजिटल जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो कैसे नए और प्रावधान लाए गए हैं और चीज़ें कैसे चेंज की गई हैं। कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी भी कोर्ट में पड़ी हुई हैं, अगर वो कोर्ट से चैलेंज हार जाती हैं, कोर्ट से अगर हार जाती हैं तो ये गवर्नमेंट की हार होगी, अगर वो कोर्ट से निकल आती हैं तो गवर्नमेंट और ज़्यादा अपना कंट्रोल ले सकेगी डिजिटल मीडिया के ऊपर। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड ये एडिटोरियल लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आप पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर एडिटोरियल के अंदर वो मैं ऑलरेडी हाईलाइट कर चुका हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। अब आपको एक चीज़ देखनी है यहाँ पर कि ये केबल एक्ट से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको डिजिटल जो भी टीवी में दिखाया जाता है, यूट्यूब पे दिखाया जाता है, न्यूज़ एक तरह से, उसके बारे में ये रिलेटेड एडिटोरियल है। आगे हम चलते हैं। फ्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन टू टैकल अर्बन पॉल्यूशन। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात से ये शुरू होता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स आप जानते हैं भारत के अंदर इस साल बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है। अभी भी हमें देखने को मिल रहा है कि दिल्ली एनसीआर रीजन, साथ ही साथ बेंगलुरु देखें, महाराष्ट्र देखें, मुंबई देखें, सब जगह हमें देखने को मिलता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इस बार भारत के अंदर बहुत ज़्यादा खराब है। अब ये बात करते हैं कि ट्रक्स की भारत के अंदर। तो ये शुरू में बात करते हैं, आपको आंकड़ों समझना है कि भारत के अंदर हर साल 9 लाख नए ट्रक लाए जाते हैं। नए ट्रक, जो 9 लाख नए ट्रक ऐड होते हैं भारत के ट्रकों के फ्लीट के अंदर। टोटल भारत के अंदर जितने ट्रक हैं उनके फ्लीट के अंदर हर साल नए 9 लाख ट्रक ऐड होते हैं। अब आपको समझना है कि भारत के अंदर कुल कितने ट्रक रनिंग पर हैं, तो करीबन 70 लाख ट्रक भारत के अंदर ऑलरेडी रनिंग पर हैं, और हर साल 9 लाख नए ट्रक्स लाए जाते हैं। अब यहाँ समझ सकते हैं आप। इसके बाद ये बात करते हैं कि कितना तेल खाता है ये, तो ये करीबन 90% कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन का, जो रोड पर भारत के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है व्हीकल्स के द्वारा, उसमें 90% जो है वो ट्रक्स के द्वारा, ट्रक्स का जो फ्लीट है इसके द्वारा छोड़ी जाती है। अब आपको समझना है कि ये बात क्या कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि हमें जो ट्रक्स हैं भारत के अंदर इनका भी इलेक्ट्रिफिकेशन करना होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है। जो रेलवे का फ्लीट है, रेलवे से जो सामान जाता है उसे हम 20%, अभी भी आप समझ लें कि केवल जो रेल से सामान जाता है वो 20%, और बाकी और चीज़ों से, और ट्रक उसमें एक बड़ा नंबर फेस करते हैं। तो ट्रक बहुत ज़्यादा सामान इधर से उधर करते हैं भारत के अंदर। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है कि जो हमारी रेल हैं इन्हें हमने इलेक्ट्रीफाइड करना शुरू कर दिया है, और ज़्यादातर इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस बनाई जा चुकी हैं। इसके बाद ये बात करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अगर हम ट्रक को छोड़ के बाकी व्हीकल्स की बात करें, जैसे बसेस की या कार्स की या अन्य चीज़ों की या स्कूटी की, तो ये 6% है भारत के अंदर इनका। कुल अगर जो भी व्हीकल्स हैं उनका अगर हम देखें तो उनका 6% इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर ट्रक जो हैं वो चैलेंज हैं। अब ई बस में भी आप देख सकते हैं कि भारत सरकार, जो हमारे साथ न्यूज़पेपर कवर कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के तहत करीबन 7,000 से 15,000 से ज़्यादा, माफ़ कीजिएगा, ई बसेस चलाने जा रही है, भारत को गिफ्ट करने जा रही है अलग अलग राज्यों को। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है कि भारत के अंदर जो डिमांड है वो करीबन 7,750 ई ट्रक्स भारत के अंदर आ जाने चाहिए 2030 तक। ये डिमांड है भारत की, जिससे क्या होगा, करीबन 800 बिलियन लीटर डीजल 2050 तक हम बचा सकेंगे। अब आपको अगर जो अभी नॉर्मली आंकड़ा चल रहा है कि 9 लाख ट्रक हर साल भारत के अंदर ऐड होते हैं, तो आपको समझना है कि अगर इसी तरह से चला तो 2050 तक हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो आज के नॉर्मल ट्रक हैं जो डीजल से चलते हैं उनकी संख्या 2050 तक 1.7 करोड़ हो जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। एक तरफ सरकार काम कर रही है कि वो बसेस को इलेक्ट्रीफाइड कर रही है, व्हीकल्स को इलेक्ट्रीफाइड बना रही है, उसके बाद रेलवे को इलेक्ट्रीफाइड कर रही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन करता है जो है ट्रक्स। और मैंने आपको बता दिया कि 90% जो रोड ट्रांसपोर्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है वो ट्रक्स द्वारा किया जाता है। अब आप समझ लें कि अगर हम ट्रक्स पर ध्यान नहीं देंगे, ई ट्रक्स की अगर हम बात नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिक ट्रक्स की, तो हमारा जो बाकी हमने जो काम किया है, जैसे हमने रेलवे को या बसेस को ई कर दिया है, इलेक्ट्रीफाइड कर दिया है, या फिर हम व्हीकल्स को इलेक्ट्रीफाइड कर पाए हैं, लेकिन अगर हमने ट्रक को छोड़ दिया तो हमने सबसे जो गंभीर चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहा है, उसी चीज़ को हम छोड़कर यहाँ पर चले गए हैं। तो ये उसी से रिलेटेड एक एडिटोरियल लिखा गया है कि भारत को पाइपलाइन शुरू करनी चाहिए और बैंकेबल बैंक द्वारा प्रोजेक्ट्स शुरू करने चाहिए, जिससे भारत के अंदर ई ट्रक्स जल्दी से जल्दी बनाए जाने
शुरू किए जा सकें और कंपनियों को भी इंसेंटिव देना चाहिए जिससे वो रिसर्च कर सकें जल्दी से जल्दी ई ट्रक्स में, जिससे क्या हो कि हमारा जो 2070 का नेट जीरो का जो टारगेट है वो हम बहुत आसानी से मीट कर सकें। आगे हम चलते हैं। अब कल का जिसने न्यूज़पेपर सैटरडे को माफ कीजिएगा कवर किया था उसने देखा था हमारे साथ कि बिहार जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड कर रहा है केंद्र सरकार से। अब सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस कब कब दिया जा सकता है, तो शुरुआत से हम शुरू करते हैं यहाँ एकदम। तो सबसे पहले 1969 में इसका जिक्र होता है कि हाँ हम राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे सकते हैं। और कौन इस चीज़ की शुरुआत, कौन इस चीज़ की चर्चा करता है, तो ये 5th फाइनेंस कमीशन जब बिठाया गया था ये इस चीज़ की चर्चा करता है। इसके बाद इन्होंने 5 फैक्टर्स बताए कि इन 5 फैक्टर्स को कंसीडर किया जाए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा देने के लिए। पहला फैक्टर क्या है, हिली और डिफिकल्ट टेरेन, मतलब पहाड़ी रास्ता और जो ट्रेन हो कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना पाना बहुत मुश्किल हो, डिफिकल्ट ट्रेन हो। दूसरा है लो पॉपुलेशन डेंसिटी और बहुत ज्यादा संख्या ट्राइबल पॉपुलेशन की। तीसरा है स्ट्रेटेजिक लोकेशन अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स। चौथा है इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल बैकवर्डनेस की मतलब पैसे से भी गरीब है और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, एयरपोर्ट, रेलवे ये सब पहले ही बैकवर्ड है, तो इन्हें साथ ही साथ नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस। तो इन सब चीजों को लेकर पहली बार 1969 में 5th फाइनेंस कमीशन ने कहा कि ये 5 चीजें देखकर आप जो केंद्र सरकार है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को ग्रांट कर सकती है। इसके बाद 3 राज्यों को 1969 में ही स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दिया गया। पहला था जम्मू और कश्मीर, दूसरा था असम और तीसरा था नागालैंड। इसके बाद 8 और राज्यों को स्पेशल स्टेटस कैटेगरी का दर्जा दिया गया जिनका नाम है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल और उत्तराखंड। इन सब ये जो राज्यों के मैंने नाम बताया तो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस राज्य हैं। अब आपको समझना है कि फायदा क्या है, तो फायदा क्या है कि बाकी राज्यों को जो पैसा देना पड़ता है उससे कम यहां पर 90:10 चलेगा। कोई भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा तो उसका 90% जो खर्चा है वो केंद्र उठाएगी और मात्र 10% ही स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले राज्य को उठाना पड़ेगा। और अगर ये नॉर्मल एक स्टेट है तो उसे 60:40 या 80:20 के जैसी भी स्कीम है उसके हिसाब से उसे खर्चा उठाना पड़ेगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये नॉर्मल स्टेट की मैंने बताया, ये केंद्र देगी 60 और 40 स्टेट को, यहाँ केंद्र देगी 80 और ये 20 स्टेट को। और अगर आपकी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है तो आपको 90:10 में मतलब 90% पैसा जो है वो केंद्र देगी और 10% पैसा आपको मिलेगा। अब यहाँ बात करते हैं 14th और 15th फाइनेंस कमीशन की। तो 14th फाइनेंस कमीशन क्या करके जाता है, वो एक रिकमेंडेशन रखता है, तो उसके हिसाब से जो 15th फाइनेंस कमीशन होगी वहां पर क्या देखने को मिलेगा कि जो 32% पैसा केंद्र जो राज्यों को टोटल टैक्स से जो भी जितना टैक्स आया केंद्र के पास उसमें से कितना पैसा राज्यों को दे। तो पहले 32% दिया जाता था, इसके बाद इसे बढ़ाकर 42% कर दिया गया 15th फाइनेंस कमीशन के अंदर। ठीक है, ये चीज आप समझ लें कि 15th फाइनेंस कमीशन के अंदर इसे 42% कर दिया गया। उसके बाद आपको याद रखना है कि 41% हो गया क्योंकि जम्मू और कश्मीर एक स्टेट नहीं रह गई 2019 के बाद से और ये एक यूनियन टेरिटरी है। तो अभी टोटल कितना पैसा जो पूल से दिया जाता है तो वो 41% है, आपको याद रखना है। फाइनेंस कमीशन का ये डाटा है। इसके बाद क्या होता है कि जो बिहार राज्य है इसकी बहुत पहले से मांग है कि हमारे यहाँ पर कैपिटा जीडीपी है जो है वो 54,000 रुपए पर पर्सन है, जो कि पुअरेस्ट स्टेट मानी जा रही है। आप समझ सकते हैं कि बिहार को पुअरेस्ट स्टेट की कैटेगरी में सबसे टॉप पर रखा जाता है, तो पुअरेस्ट स्टेट में आता है। उसके बाद जो कोयला वगैरह था बिहार के अंदर उसे हमने झारखंड को दे दिया है, क्योंकि आपको जानना है कि बाइफर्केशन किया गया है। बिहार पहले झारखंड के साथ इंक्लूडेड था, उसके बाद झारखंड को अलग कर दिया गया और बिहार को अलग कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर ये भी एक बिहार की डिमांड है, क्योंकि हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज वाला एरिया था, जो रीजन था, जो कि झारखंड था, वो हमसे छीन कर उसे एक अलग स्टेट बना दिया गया है। तो हमें आपको स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस देना पड़ेगा। अब आपको एक चीज और समझनी है, जब 15th फाइनेंस कमीशन बैठी थी तो उसने क्लियर कर दिया था कि अब किसी भी राज्य को आप 15th फाइनेंस कमीशन ना दें। अब ये माफ कीजिएगा, अब आप किसी भी राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा ना दें, ये फाइनेंस कमीशन का कहना था, जिसे लेकर केंद्र सरकार इस चीज पे अड़िग है और वो किसी को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा नहीं दे रही है। अब दूसरी और कोई ऐसा राज्य है जो ये डिमांड रख रहा है, तो आपको याद रखना है, हाँ आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है
जो ये डिमांड रख रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश का भी बाइफर्केशन किया गया, उससे तेलंगाना निकल कर आया। अब आप जानते हैं कि हैदराबाद जो है वो तेलंगाना को मिल गया है रीजन, और आंध्र प्रदेश की मांग है, क्योंकि हैदराबाद एक बड़ा रीजन था, बहुत पैसे कलेक्ट करता था, और आंध्र प्रदेश का एक बहुत पैसों का हब था, जिसके बाद अब आंध्र प्रदेश को घाटा है, तो उसे भी स्पेशल स्टेटस दिया जाए, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, जिसे केंद्र सरकार जिससे बचती हुई नजर आ रही है। अब आगे हम चलते हैं। अब प्रेसिडेंट मुर्मू कॉल्स फॉर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। सबसे पहले आप इजीली समझ लें, जैसे IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS है, और IFS है। इसी तर्ज पर IJS बनाने की मांग बहुत पहले से चल रही थी, इंटीग्रेटेड ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। ठीक है, तो इसकी डिमांड बहुत पहले से चल रही थी, एक बार इसे बनाया भी गया, लेकिन कोर्ट से ये चीज़ नहीं पूरी की जा सकी। आपको याद रखना है कि इसकी प्रक्रिया 70s के टाइम पे, इंदिरा गांधी के टाइम पे शुरू की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसके बाद अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। अब जो प्रेसिडेंट हैं उनका दोबारा ये कहना है कि भारत के अंदर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज शुरू कर देनी चाहिए। अब आपको समझना है कि कैसे, अगर हम कोई नई ऑल इंडिया सर्विस लाते हैं भारत के अंदर तो कैसे ला सकते हैं, तो राज्यसभा ही इस सर्विसेज को शुरू कर सकते हैं, यहाँ से ही वो बिल शुरू होगा राज्यसभा से। आपको ये चीज़ 100% याद रखनी है कि राज्यसभा ही कोई ऑल इंडिया सर्विस का इनिशिएशन कर सकता है। अब जब ये बात हुई है, ये चर्चा चल रही है, जब इस चीज़ पर कोई ठोस चीज़ होगी तो हम डिटेल में समझेंगे कि इससे फायदे क्या होंगे। अभी मैं आपको ऊपर से बता दूं कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के क्या, जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज आ जानी चाहिए, उसके फायदे क्या होंगे। तो बेटर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, किसी भी इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बच्चे को मौका मिलेगा कि वो जुडिशियल सर्विसेज में आकर रह सके। इसके बाद जो भाई भतीजावाद चलता है कोर्ट के अंदर, आपको देखने को मिला होगा कि जज का बेटा जज, जज का बेटा लॉयर, जज का बेटा फिर जज, तो ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जो ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स, ये डिमांड कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि रिफॉर्म्स आए कोर्ट के अंदर भी, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की शुरुआत कर देनी चाहिए। अब आगे हम चलते हैं। ये एक भारतीय साक्ष्य बिल, जो 3 बिल आए हैं जो हमारे IPC इंडियन एविडेंस एक्ट को चेंज करने जा रहे हैं। तो इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके जो बिल आ रहा है, जो बिल आया है उसका नाम है भारतीय साक्ष्य बिल। तब आपको समझना है कि भारतीय साक्ष्य बिल के अंदर जो हमारा संविधान है उसके अंदर एक प्रावधान है, आर्टिकल 74 क्लॉज 2, जो कि कहता है कि अगर मिनिस्टर्स, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इन्होंने कोई कम्युनिकेशन किया है प्रेसिडेंट के साथ, कोई एडवाइस की है प्रेसिडेंट को, तो कोर्ट जाकर ऐसी मांग नहीं रख सकता है कि उसे सबूत दिखाया जाए, उसे दिखाया जाए कि क्या बात हुई है। तो आप समझ सकते हैं ये प्रिविलेज है एक तरह से, ये हमारे आर्टिकल 74 क्लॉज 2 के अंदर ऑलरेडी मेंशन है। अब पहले ये इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर नहीं आता था, लेकिन अब इसे एक्ट को ऐड कर दिया गया है। तो अब आपको पता क्या चल रहा है कि प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन का जो बात है वो यहाँ पर इस जो हमारा नया एक्ट आने जा रहा है भारतीय साक्ष्य बिल, इसकी यहाँ पर बात होगी। पहले नहीं होती थी इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, जो कि 1872 का एक्ट था। और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये आर्टिकल 74 क्लॉज 2 में ऑलरेडी लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये सरकार कुछ अलग से लेकर आई है या कुछ इसने किसी को मतलब काबिज करने के लिए बनाया है। ये चीज़ संविधान में ऑलरेडी मेंशन है कि जो भी चर्चा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होगी, जो भी एडवाइस, प्रिविलेज कम्युनिकेशन इसे हम जो कहते हैं, ये जो भी प्रेसिडेंट को दिया जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, अगर कोर्ट कहे कि हाँ हमें बताओ कि ये क्या है, कि हमें जानना है कि क्या आपकी बात हुई प्रेसिडेंट के साथ, तो इस चीज़ के लिए ये अनुमति नहीं देता है। अब इस चीज़ को लॉ में भी ले आया गया है और कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के लिए इसका नाम भी बस इतना रखा गया है कि प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। अब कोर्ट क्या है, कोर्ट इसे इंटरप्रेट कर सकती है, क्योंकि डेफिनेशन नहीं समझाई गई है कि प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन क्या है, ये चीज़ नहीं बताई गई है लॉ के अंदर। तो ये कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया गया है कि अब अगर आगे कभी कोई केस पहुंचता है ऐसा कोर्ट में, तो कोर्ट इस चीज़ को इंटरप्रेट करने के लिए आज़ाद है। आगे हम चलते हैं। वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट से न्यूज़ होने जा रही है। तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहुंचने जा रहे हैं दुबई। आपको सबसे पहले जानना है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 28 है, COP28, ये कराई किसके द्वारा जाती है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके द्वारा करवाई जाती है। कहाँ हो रही है ये? तो इस बार ये UAE में हो रही है और UAE इसकी प्रिसाइडिंग कंट्री है। प्रेसिडेंट जो है इसका इस बार वो है UAE। अब उसी के तर्ज पर एक समिट कराई जाती है जिसका नाम है वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट। अब इसमें भाग लेने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और ये कहाँ होने जा रही है? तो आपको याद रखना है दुबई के अंदर होने जा रही है। इस चीज पे, इस जो
समिट होगी, इसमें भारत की तरफ से हमें देखने को मिल सकता है कि कोई बयान हो। जब वो बयान होगा तभी हम न्यूज़पेपर में कवर करेंगे और चर्चा करेंगे। अभी बस आप इतना जानिए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं दुबई वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में हिस्सा लेने। नवंबर 30 और 1 दिसंबर के बीच में होगी ये। एक लास्ट न्यूज आप और देख सकते हैं, सप्लाई डिमांड गैप फॉर पल्सेस ऑयल सीड्स फ्रूट टू परसिस्ट ओवर द नेक्स्ट 7 ईयर। तो यहां डायरेक्टली आप चार्ट पर आ जाइए, मैं आपको चार्ट से समझा देता हूं कि क्या ये कह रहा है। तो ये बात कर रहा है गैप की बिटवीन प्रोजेक्टेड डिमांड। सबसे पहले आप समझ लें डिमांड क्या है। डिमांड क्या है? मांग, कितनी मांग है किसी चीज की, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिमांड। उसके बाद ये बात करेगा सप्लाई की, तो सप्लाई क्या है कि कितनी भेज है, कितना भेज पा रहा है कोई चीज, कितनी सप्लाई उसकी हो पा रही है, तो कितनी भेजने की क्षमता है। ये चीज हमारी हो गई दो, एक डिमांड और दूसरी हो गई सप्लाई। तो आपको समझना है कि अगर मान लेते हैं डिमांड है किसी चीज की लेकिन सप्लाई है ही नहीं, वो चीज ज्यादा है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, तो डिमांड बहुत ज्यादा है, तो उससे क्या देखने को हमें मिलेगा? जब सप्लाई बहुत कम है तो इसके प्राइस क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। और अगर मान लेते हैं कि डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है, कम है डिमांड और सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा? प्राइस जो है वो घट जाएंगे। अब यहां पर आप समझिए कि राइस की जब हम बात करेंगे तो इन्होंने 2025-26 और 2030-31 का ये डाटा लिया है, और राइस की जो डिमांड और गैप है तो 25.5, 37.7, मतलब ये सब चीजें हम बढ़ सकते हैं। लेकिन आप दालों की देखें तो -2.1 और 0.4, दूसरा ऑयल सीड और -3 और -6। तो यहां पर आप समझ सकते हैं इससे सिंपली कि जो सप्लाई डिमांड का गैप है पल्सेस ऑयल सीड और फ्रूट के बीच में, वो 7 साल तक चलने जा रहा है। 7 साल तक हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि ये जो डिमांड के बीच में गैप है ये बचा रहेगा, क्योंकि जो दाल की बुआई इस साल हमें देखने को मिली, इस साल तो क्या हुआ कि मानसून अनइवन हुआ जिसकी वजह से बुआई कम है दाल की, और दाल की जो वो होगी सब। अब यहां पर आपको देखना है कि डिमांड बहुत है लेकिन सप्लाई कम है। यहां पर अगर हम दाल की बात करें -2.1, तो यहां डिमांड है दाल की क्योंकि ये प्रोटीन डाइट है और भारत के अंदर दाल खाई जाती है, लेकिन इसकी सप्लाई कम होने के कारण -2.1 और ऐसे 0.4। इसके बाद ऑयल सीड जो तेल है इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, भारत के अंदर सब कोई इस्तेमाल करता है, लेकिन इसकी सप्लाई कम है जिसकी वजह से -3 और -6। ये जो डाटा है ये मिलियन टन्स में है, तो हमें कितना 2.1 मिलियन टन कमी पड़ने जा रही है हमारी दालों की 2025 से 26 के बीच में। और अगर इसी तरह हम ऑयल सीड्स की बात करें तो कितने ऑयल सीड्स की कमी पड़ने जा रही है? तो 3 मिलियन टन ऑयल सीड्स भारत के अंदर कमी पड़ने जा रही है 2025-26 की। ऐसे ही आप 2030 और 31 का डाटा देख लें। आज के न्यूज़पेपर से बस इतना ही था। कैसा लगा आपको हमारा आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। आज के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।